हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, एफसीआई के पास उपलब्ध अधिशेष चावल को अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर बनाने एवं पेट्रोल में मिश्रण करने के लिए एथेनॉल में रूपांतरित करने की अनुमति दे दी गई है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, इसमें पैरा 5.3 में एक प्रावधान किया गया है कि किसी साल अगर ऐसा होता है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो प्रत्याशित सीमा है उससे अधिक अगर खाद्यान्न की आपूर्ति का अनुमान लगाया जाता है तो उस साल राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की सिफारिश पर उस अतिरिक्त खाद्यान्न को एथेनॉल में रूपांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है। तो राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। हाँ, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और 2018 ये जो राष्ट्रीय जैव ईंधन समिति है, जैव ईंधन नीति है, ये 2018 में आई थी। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इसमें मेनली जो जैव ईंधन है उनको कैटेगराइज कर दिया गया था ताकि उनकी कैटेगरी के हिसाब से नीतियां बनाई जा सके और प्रोत्साहन दिया जा सके उनके निर्माण को। तो पहली कैटेगरी में जो खाद्य पदार्थों से जैव ईंधन बनाया जाता है उसको पहली पीढ़ी या 1G जैव ईंधन कहते हैं। और दूसरी पीढ़ी में जो गैर खाद्य फसलों से बनाया जाता है, जैसे कि रतन जोत हो गया या फिर भूसा हो गया, जो गैर खाद्य फसलें उनसे बनाया जाता है, इसको 2G एथेनॉल कहते हैं या दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल कहते हैं। और तीसरी पीढ़ी में जो निगम के ठोस कचरे होते हैं यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, इससे बनाया जाता है एथेनॉल, ये तीसरी पीढ़ी का होता है। आगे देख लेते हैं इस नीति में और क्या प्रावधान था। पहले क्या होता था कि खाद्य फसल जो होते थे उनसे एथेनॉल नहीं बनाया जाता था, तो वो वेस्ट हो जाता था। 2018 में इस नीति में जो खाद्य फसलें हैं लेकिन वो अब अनुपयुक्त हो गई हैं मनुष्य के लिए, तो उनको भी एथेनॉल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई। इससे क्या हुआ कि एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाया जा सका। इसके अलावा अगर एथेनॉल बन रहा है तो ये जाएगा कहाँ, तो इसके लिए अनुमति दी गई कि पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी। और अब तो ये ज़रूरी है 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना इसमें पेट्रोल में। और आगे देखते हैं इसका लाभ क्या क्या हुआ अगर एथेनॉल बनाया जा रहा है ज़्यादा। तो एक तो सबसे पहली बात कि आयात निर्भरता में कमी आएगी। एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा तो इससे पेट्रोल की जो वो है बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आयात निर्भरता में कमी आएगी और विदेशी पूंजी की बचत होगी। पर्यावरण स्वच्छ होगा। पेट्रोल की अपेक्षा जो एथेनॉल होता है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है और अन्य जो जहरीली गैसें वो कम प्रोड्यूस करता है, तो स्वच्छ पर्यावरण होगा। स्वच्छ पर्यावरण होगा तो स्वास्थ्य संबंधी लाभ होंगे। इसके अलावा जो होटल वगैरह में जो खाद्य तेल है वो एक के बाद कई बार उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो उसको अगर वो फेंकते हैं तो उनका नुकसान होता है। इसमें कहा गया कि वो हम आपसे परचेज कर लेंगे और उससे एथेनॉल बनाएंगे, तो इससे भी एक वो अब क्या करेंगे कि बार बार उस तेल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इससे भी स्वास्थ्य संबंधी लाभ होंगे और उनको पैसे मिल जाएंगे। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रबंध, ये जो शहर में जो कचरा होता है इसका मैनेजमेंट हो सकेगा। इससे अगर एथेनॉल बनाया जा सकेगा तो जो कूड़े के ढेर लग जाते हैं उससे बीमारियां फैलती हैं, इन सब चीज़ों से छूट मिलेगी, हमें फ़ायदा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश होगा। अगर एथेनॉल प्रोड्यूस करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है बहुत सारा, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहाँ पर रोजगार सृजन होगा।
तो किसानों को भी रोजगार मिलेगा, खाली टाइम में वो वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि खरीफ की फसल के बाद जो खेत में रेसिड्यू बच जाता है उसको जला दिया जाता है। एक तो उससे पर्यावरण अस्वच्छ होता है, साथ ही उसका कोई फायदा नहीं निकलता है। आप क्या करेंगे, उससे अगर एथेनॉल बनाएंगे तो किसान उसको बेच सकते हैं, तो जलाएंगे नहीं, साथ ही साथ उनकी अतिरिक्त आय हो जाएगी। तो थोड़ा सा एफसीआई के बारे में भी देख लेते हैं। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि पीएसयू है, जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी स्थापना एक अधिनियम, भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के अंतर्गत की गई थी। तो ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टेट्यूटरी बॉडी है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 5 इसके आंचलिक कार्यालय हैं, 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, साथ ही 170 जिला कार्यालय हैं। इसका काम क्या है? खाद्यान्न की खरीद करना, उनका भंडारण करना, उनका वितरण करना और परिवहन करना। साथ ही ये बफर स्टॉक बनाता है, हर बार खाद्यान्न को खरीद करके बफर स्टॉक बना लेता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई राष्ट्रीय आपदा आती है या किसी साल बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, तो उस स्थिति में मार्केट को स्टेबलाइज कर सके और जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके उस बफर स्टॉक के द्वारा। एक समिति बनाई गई थी, शांता कुमार समिति, ताकि भारतीय खाद्य निगम की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ये सुझाव दे सके। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आगे दे चलते हैं। दूसरा है BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले एक प्रमुख सड़क पुल पर रिकॉर्ड समय में निर्माण किया है। ये मेनली डैमेज हो गया था, तो उसको दोबारा से सही किया है। इस ब्रिज का नाम है दापोरिजो, जो कि सुबनसिरी जिले में है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में है। मेनली इसका यूज़ ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी सीमा लगती है चीन के साथ, वहाँ पर जो जवान तैनात हैं उनके लिए जो भी आपूर्ति है, राशन है, दवाएं हैं या आवश्यक सामग्री है, इसी ब्रिज से होकर के जाती है। तो इसलिए इतना रणनीतिक महत्व का है। BRO के बारे में जान लेते हैं। सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में, जब हमारा चीन के साथ हमारे संबंध खराब थे, तो उस समय इसको बनाया गया था। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये किसी और मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है कि सड़क और ब्रिज बना रहा है, तो लेकिन ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है? जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं या देश के आंतरिक दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर अवसंरचनात्मक निर्माण करता है। इसके अलावा इसने अफगानिस्तान, म्यांमार और भूटान में भी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम किया है, वहाँ पर कई सारे अवसंरचनात्मक निर्माण किए हैं। तो एक तरीके से हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक संबंध है उनमें भी सकारात्मक भूमिका निभाता है। अगला है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मोहाली में स्थित है। इसने क्या किया है? मछली के गलफड़ों से एक इलेक्ट्रो कैटलिस्ट को निर्मित किया है। इलेक्ट्रो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट मेनली वो होते हैं जो रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो इलेक्ट्रो कैटलिस्ट वो होंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, विद्युत रासायनिक क्रियाएं होंगी, उनकी दर को बढ़ाते हैं। इस कैटलिस्ट का फायदा क्या होगा? ये एक तरीके का बायो कैटलिस्ट है। तो कार्बन नैनो स्ट्रक्चर फ्यूल सेल बनाने में और बायोफ्यूल सेल बनाने में जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करेगा और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे है 2 प्रयोगशालाएं हैं DRDO की। एक है द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस और दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। ये दोनों DRDO की प्रयोगशालाएं हैं और दिल्ली में स्थित हैं। इन्होंने एक अल्ट्रावायलेट
डिवाइस बनाई है और एक ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र बनाया है। ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र क्या है, जैसे कि ब्लोअर होता है उसमें सेंसर लगे होते हैं, आप उसके नीचे हाथ ले जाते हैं और वो चालू हो जाता है, वैसे ही ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन है, आप उसके नीचे ले जाएंगे तो आपको टच नहीं करना पड़ेगा और सैनिटाइज़र आपके हाथ में आ जाएगा। दूसरा है जो अल्ट्रा वायलेट डिवाइस बनाई है, तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 254 नैनोमीटर है, वेवलेंथ होगा ये। और ये अल्ट्रा वायलेट सी आधारित डिवाइस है। ये क्या करती है कि जो भी वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है उसको नष्ट कर देती है, इससे वायरस आगे ग्रो नहीं कर पाता और उनका नंबर नहीं इंक्रीज होने पाता है। तो ये अभी जो नोवेल कोरोना वायरस चल रहा है उससे निपटने में सहायता करेगा। डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में। ये भारत सरकार की एक अग्रणी संस्था है जो कि रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करता है मेनली, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1958 में की गई थी। इसका लोगो है और बलस्य मूलम विज्ञानम इसका वाक्य है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।